नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, आप सब बहुत अच्छे होंगे, इस बात को मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि आप कंटिन्यू मेरी वीडियो को देख रहे हैं। इसी से मालूम चल रहा है कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब जगे हुए हैं, सोए नहीं हैं। लेकिन छात्रों, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा और जगिए और थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी लाइए। लॉकडाउन के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम ना हो सके, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके, इस पर आप एकदम जो है नज़र बनाए रखें। क्योंकि याद रखेंगे कि इस लॉकडाउन के बाद छात्रों की भीड़ सरकारी नौकरी की तरफ और ज़्यादा होगी, क्योंकि जिनके घर में सरकारी जॉब नहीं है वो इस लॉकडाउन में आनंद ले चुके हैं। उन्हें पता चल गया है कि ज़िंदगी क्या चीज़ होती है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके घर में सरकारी जॉब है, उनके लिए इस लॉकडाउन में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या गरीब लोग हैं और उनके घर में किसी का सरकारी जॉब भी नहीं है, और वो लोग खास करके हम लोगों जैसे टीचिंग पर जुड़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ाने पर जुड़े हुए हैं, उनके कैरियर बनाने पर जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस लॉकडाउन ने और बड़ी मुसीबत खड़ी की है। तो आप इस बात को कदापि नहीं समझेंगे या इस बात को आप भूल ही जाएंगे कि लॉकडाउन के बाद सरकार किसी भी जॉब को लेने के लिए एग्ज़ाम नहीं लेगी, डायरेक्ट बहाली हो जाएगा। और शायद कुछ बच्चों के मन में इस प्रकार की संभावनाएं भी होगी कि एक जगह इकट्ठा करेंगे बच्चों को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, कोरोना हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे। और अब तो और छात्रों की भीड़ बढ़ेगी तो और ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे। तो ज़रूरी इस बात के लिए है कि आप इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ पढ़ें और पढ़ें। ऑफलाइन से भले ही आप मुझसे दूर हैं, लेकिन ऑनलाइन से मुझसे जुड़े रहें। आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिस चैप्टर को ही पढ़ाऊं उसको इतने अच्छे ढंग से पढ़ाऊं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपके लिए वो प्रश्न का उत्तर देना एकदम आसान हो। आप निष्क्रिय होकर ना बैठें। हाँ छात्रों, मैं ये भी कहूंगा कि जो भी वीडियो को आप मेरे देख रहे हैं उस वीडियो पर आप कमेंट भी ज़रूर करें। वीडियो अच्छा है या वीडियो बुरा है, जब तक आप कमेंट करके मुझे बताएंगे नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। आपका लाइक, आपका कमेंट मुझे ये बताएगा कि मैं वीडियो के लिए कितना अच्छा मेहनत कर रहा हूं। मेरे इस लॉकडाउन के दौरान भी आपके लिए जो मेहनत हो रहा है उसकी सार्थकता तभी सिद्ध हो पाएगी जब मेरे वीडियो से आपको लाभ हो। आज इस सेल चैप्टर को मैं अंत करूंगा और जो बचे हुए कोशिकीय अंग हैं उसको आज मैं समाप्त कर लूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी सेल का एक चैप्टर और मैं पढ़ाऊंगा, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन कैसे होता है, कितने टाइप का कोशिका विभाजन होता है, यह प्रश्न चूंकि पूछा जाता है तो इसके लिए एक मैं अलग चैप्टर बनाऊंगा, सेल डिवीजन। आज मैं जो 4 वीडियो अभी तक सेल का बनाया हूं उसी सेल के 4 वीडियो से आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी सेल का 5वां वीडियो। और जो सेल के अंदर कंपोनेंट बचा हुआ है उस बचे हुए कंपोनेंट को आज मैं पूरा करने जा रहा हूं। तो चलिए आइए समझने का यहां प्रयास करें सेल के एक और कंपोनेंट को, जिस कंपोनेंट का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम तो जरूर सुने होंगे आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इंग्लिश में नाम नहीं सुने होंगे तो आप सुने होंगे हिंदी में अंतः प्रद्रव्ययी जालिका। अंतः प्रद्रव्ययी जालिका, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्टकट में हम ER कहते हैं। अब सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और ये कौन सा वर्क करता है इसको तो जानेंगे ही,
लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि इस ER की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, यानी सेल के इस कंपोनेंट को सबसे पहले किसने देखा। तो जिस वैज्ञानिक ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किया उस वैज्ञानिक का नाम है पोर्टर। वैज्ञानिक पोर्टर द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा गया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर कहां पाया जाता है। सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां होता है। तो देखिए ये हो गया आपका सेल, और इस सेल के अंदर मैंने बताया था कि एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। अगर हम इसको एनिमल सेल मान लें तो एनिमल सेल के आउटर लेयर को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये आउटर लेयर है, इस सेल का ये आउटर लेयर हो गया। इस आउटर लेयर को हम क्या नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और न्यूक्लियस को तो आपको पता ही कि इसको क्या कहते हैं, केंद्रक। तो हमें जानना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच, ध्यान देंगे। सेल के न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में मेम्ब्रेन का बहुत अधिक जाल बिछा होता है, बहुत अधिक जाल बिछा होता है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके बीच में ये बहुत अधिक मेम्ब्रेन बिछा हुआ है, मेम्ब्रेन का एक जाल लगा हुआ है, और इसी जाल को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब आप जवाब क्या देंगे, आप जवाब देंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो यह सेल का आउटर लेयर है। न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होता है, जिसको सेल का ब्रेन भी कहते हैं। अब यहां पर देखें, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है, आइए इसको हम देखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो टाइप का, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं खुरदरी, खुरदरी अंतः प्रद्रव्ययी जालिका। ये पूरा नाम आप याद रखेंगे, अंतः प्रद्रव्ययी जालिका। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं चिकनी अंतः प्रद्रव्ययी जालिका। ये दोनों नाम हो गया, एक रफ ER और एक स्मूथ ER। दोनों को पहचानेंगे कैसे, कौन इसमें रफ ER है और कौन इसमें स्मूथ ER है। तो ध्यान देंगे, न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जो मेम्ब्रेन का जाल बिछा हुआ है, इसी जाल को हमने नाम क्या दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं किन बातों को बताने जा रहा हूं, कैसे पहचानेंगे दोनों को कि कौन रफ ER है और कौन स्मूथ ER है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस के करीब हो, ये देखिए यहां पर, ये न्यूक्लियस के करीब हो गया। जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसको हम कहेंगे रफ ER। तो यहां पर लिख देंगे नियर बाई न्यूक्लियस, यानी केंद्रक के पास। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक के पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, रफ ER कहते हैं। अब स्मूथ ER किसे कहेंगे, तो मैंने बताया था कि ER का एक हिस्सा किधर होता है जुड़ा हुआ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, स्मूथ ER। यानी यहां पर लिख देंगे कि नियर बाई
सेल मेम्ब्रेन, नियर बाई सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली के पास। तो दोनों का मतलब आप समझ चुके होंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें किसी प्रकार की अब कोई परेशानी हुई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रफ ईआर कहाँ पाया जाता है या रफ ईआर किसे कहते हैं, तो सीधे हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस के पास पाया जाता है उसको रफ ईआर कहते हैं, और स्मूथ ईआर हम उसे कहते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जो सेल मेम्ब्रेन के पास होगा उसे स्मूथ ईआर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस के पास होगा उसको रफ ईआर कहते हैं। अब आपसे अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अर्थात रफ ईआर और स्मूथ ईआर में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ज्यादा अस्थाई कौन होता है, यानी किसमें जाल ज्यादा बना रहता है। जिसमें जाल अधिक बना होगा मेम्ब्रेन का वो ज्यादा अस्थाई होगा। तो देखिए इसमें क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस के पास होगा, और न्यूक्लियस के पास जो होगा उसको हम क्या नाम दिए थे, रफ ईआर। रफ ईआर में ज्यादा मेम्ब्रेन का जाल होता है, इसीलिए यह ज्यादा स्टेबल होता है चूंकि यह न्यूक्लियस के पास होता है। और इस बात को मैं बता चुका हूं कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं। तो न्यूक्लियस कोशिका का दिमाग है, और ये दिमाग सेल के जितने भी कोशिकीय अंग हैं सबको सही ढंग से कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। चूंकि यह इसके नजदीक है तो इस पर इसका प्रभाव ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर मेम्ब्रेन का बहुत अधिक जाल बिछा होता है, यह ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन न्यूक्लियस से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूर होगा यानी सेल मेम्ब्रेन के पास होगा, यानी वो स्मूथ ईआर होगा, तो वह उतना स्टेबल नहीं होगा। तो हम यहां पर कौन सी बात लिखेंगे, एक और बात यहां पर क्या लिख देंगे कि मोर स्टेबल कौन होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ज्यादा अस्थाई कौन होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे लेस स्टेबल यानी कि कम अस्थाई कौन होगा, स्मूथ ईआर होगा। फिर आगे देखिए, जो रफ ईआर होते हैं उस रफ ईआर के ऊपर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे राइबोसोम प्रेजेंट। यहां पर राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम किस पर उपस्थित होता है, रफ ईआर के ऊपर उपस्थित होता है। और राइबोसोम का तो मतलब मैं आपको इसके पहले बता चुका हूं कि जहां भी आपको राइबो टर्म मिले, राइबोज टर्म मिले, राइबोसोम टर्म मिले, इसका अर्थ आप बायोलॉजी में क्या लगाएंगे, तो इसका अर्थ लगाएंगे आप प्रोटीन। इसका मतलब ये होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस के पास है जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इस पर राइबोसोम के कण होते हैं। और राइबोसोम के कण अगर होंगे तो यहां पर प्रोटीन मेकिंग का काम होगा, प्रोटीन बनाने का काम होगा। तो यह पूछा जाता है कि प्रोटीन बनाने का कार्य कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहां पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। अब यहां देखिए, जो स्मूथ ईआर होता है इसके ऊपर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे राइबोसोम एब्सेंट। राइबोसोम एब्सेंट होता है, राइबोसोम का कण नहीं होता है। तो जब राइबोसोम का कण होगा ही नहीं तो यहां पर प्रोटीन बनाने का भी कार्य नहीं होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस यहां पर नहीं हो पाएगा। तो यहां पर क्या बनने का काम होता है, यह जानने का प्रयास करेंगे हम। तो यहां पर लिपिड्स का निर्माण होता है। लिपिड समझते हैं ना, यानी कि वसा। यहां पर किसका बनाने का कार्य होता है, लिपिड्स को बनाने का कार्य होता है। इस स्मूथ ईआर के ऊपर
राइबोसोम के कण चूंकि नहीं पाए जाते हैं तो यहां पर वसा को संश्लेषित होने का कार्य होता है। तो यहां वसा संश्लेषित होता है, जबकि प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और ये क्वेश्चन कुछ समय पहले ही सीडीएस में पूछा गया था। सीडीएस में यही क्वेश्चन आ गया था कि किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम के कण बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं? तो राइबोसोम के कण किस पर नहीं पाए जाते हैं? स्मूथ ईआर पे नहीं पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे ढंग से इस प्रोसेस को समझ चुके होंगे। अब आइए अगला हम यहां पर पढ़ते हैं सेल का कंपोनेंट। जो सेल का अगला कंपोनेंट है वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण कंपोनेंट से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए हम इसको देखते हैं। तो सेल का अगला कंपोनेंट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं रिक्तिका, एम्प्टी, खाली स्थान। सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होता है वह उसका खाली स्थान है, यानी वहां पे किसी भी प्रकार का कोशिकीय अंग नहीं पाया जाता है, वो बिल्कुल खाली रहता है। तो खाली स्पेस, जो सेल के अंदर खाली स्पेस होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? वैक्यूल्स नाम देते हैं। अब देखिए, इस वैक्यूल्स को हम कहते हैं पॉकेट ऑफ सेल। इसको कहता है कोशिका का पॉकेट। इसको कोशिका का पॉकेट क्यों कहा जाता है, अभी इस प्रोसेस को हम यहां पर समझेंगे कि इसको कोशिका का पॉकेट क्यों कहा जाता है। बहरहाल आप इस बात को समझिए कि हम लोगों के लिए जो पॉकेट होता है, उस पॉकेट में एक खाली स्थान होता है, जिस खाली स्थान में हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? रखने का काम करते हैं, कोई भी चीज। चूंकि वो एक खाली स्थान है, उस खाली स्थान में हम किसी चीज को रखने का काम करते हैं। पॉकेट का यही काम है। तो इसका मतलब कि सेल का जो ये कंपोनेंट है, जो खाली स्थान होता है, ये जैसे हो गया सेल, इस सेल के अंदर ये देखिए इस प्रकार से ये खाली स्थान। अब यहाँ पे तो सारे अंग हैं, बहुत सारी कोशिकीय अंग हैं, लेकिन ये एक छोटा सा जगह यहाँ पर हुआ जो खाली स्थान है। इस खाली स्थान के बीच में कोशिका का कोई भी पार्ट नहीं है। इसी खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। तो ये खाली स्थान है, तो निश्चित है कि इसमें कुछ चीज़ों को हम रिजर्व रख सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ों को हम रिजर्व रख सकते हैं, और क्या रिजर्व रख सकते हैं? तो इसमें फूड रिजर्व रखा जाता है, भोजन को रिजर्व रखा जाता है। कैसे? तो यहां देखें, सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि जो वैक्यूल्स होता है, ये वैक्यूल्स एनिमल सेल में और प्लांट सेल में अलग अलग आकार में पाया जाता है। एनिमल की जो हाइट है वह एक निश्चित हाइट होता है, इसके बारे में हमको जानकारी है। किसी जानवर की लंबाई या हम लोगों की लंबाई कितना है वो मालूम है, और पेड़ पौधों की लंबाई कितनी होती है ये भी आपको मालूम है। और इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं कि जंतुओं से या फिर हम लोगों से पेड़ पौधों की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। तो पेड़ पौधों की लंबाई अगर अधिक है तो निश्चित है कि सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होगा, उस वैक्यूल्स का साइज भी क्या होगा? बड़ा होगा। यानी प्लांट सेल में वैक्यूल्स का साइज काफी बड़ा होता है, उसकी अपेक्षा एनिमल सेल में वैक्यूल्स का आकार छोटा होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटा होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है। तो यहां पर लिखेंगे लार्जर इन प्लांट सेल, लार्जर इन प्लांट सेल। पौधों की कोशिका में क्या होता है? बड़ा होता है। और यहां पर लिख देंगे स्मॉलर इन एनिमल सेल, यानी जंतुओं की कोशिका में क्या होता है? छोटा होता है। अब देखिए, मैं पहले इस बात को बता चुका हूं कि वैक्यूल्स क्या कार्य करता है। तो इसमें रिजर्व फूड रखा जाता है, इसमें
रिजर्व फूड रखा जाता है। रिजर्व फूड का मतलब हो गया संचित भोजन। संचित भोजन। अब ये संचित भोजन का मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग जो कुछ भी खाना खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, पौधे तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयं को ही खाते हैं अपना खाना। लेकिन हम लोग जो अपना खाना खाते हैं, इस खाने में मूलतः 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। हम चावल खाएं, रोटी खाएं, दाल खाएं, सब्जी खाएं, अंडा खाएं, पनीर खाएं, मांस खाएं, मछली खाएं, जो भी खाएं, उसमें 3 ही चीज़ें हमको मिलती हैं। एक मिलता है कार्बोहाइड्रेट, मेजर अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा मिलता है आपको मेजर कंपोनेंट, एक होता है प्रोटीन और तीसरा होता है लिपिड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये 3 मेजर कंपाउंड हम लेते हैं और इस 3 मेजर कंपाउंड के द्वारा भोजन से हमको एनर्जी की प्राप्ति होती है। लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि भोजन में जो 3 पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है और इस बड़े साइज के मॉलिक्यूल को सेल डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे ताकि हमको एनर्जी मिल सके। यानी इनसे हमको डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलता है जब तक कि ये बड़े बड़े पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूटेंगे। और इनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करते हैं एंजाइम। एंजाइम इसको तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं। तो जब इस एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड्स को तोड़ा जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होगा छोटे पार्टिकल्स के रूप में तोड़ने के बाद, और ग्लूकोज को जब और छोटे छोटे पार्ट में विखंडित किया जाएगा तो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लाइकोजेन ही हमारे शरीर के अंदर भोजन के रूप में स्टोर होता है। यानी जो हम भोजन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में एनर्जी हमारे शरीर के अंदर क्या हुई है? स्टोर हो गई है। और ग्लाइकोजेन में स्टोर कहाँ हुई है इस बात को मैं भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ स्टोर होती है ये। उसी प्रकार से प्रोटीन का सबसे छोटा कण होता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के फॉर्म में आता है, और लिपिड्स जो हैं ग्लिसरॉल के फॉर्म में आता है, और ये सारे हमारे कोशिका के अंदर स्टोर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मेजर अमाउंट में हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि हम चावल दाल सब्जी जब खाते हैं तो ज़्यादा क्या लेते हैं? चावल लेते हैं। रोटी दाल सब्जी खाते हैं तो अधिक क्या लेते हैं? रोटी लेते हैं। तो जो अन्न है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अन्न में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, मिठाई लेते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, फल लेते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो भोजन करते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है अन्न में। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो है छोटे पार्टिकल्स के रूप में किस में तोड़ता है? ग्लाइकोजेन में। ये किस में टूट जाता है? ग्लाइकोजेन। तो ये ग्लाइकोजेन के रूप में भोजन हमारे शरीर के अंदर स्टोर होता है, और ये स्टोर किसके पास होगा? सेल के पास जाकर स्टोर होगा। अब सेल इस ग्लाइकोजेन से एनर्जी की प्राप्ति करेगा, इससे एनर्जी की प्राप्ति करेगा, ठीक है ना? ध्यान से देखेंगे यहां पर। तो मैं एनिमल सेल की वही बात कर रहा हूं। एनिमल सेल में हमारे शरीर के अंदर जहां भोजन स्टोर हुआ वो सेल के किस कंपोनेंट के पास जाकर स्टोर हुआ? वैक्यूल्स के पास स्टोर हुआ। क्योंकि यहां पर खाली स्थान है, इस खाली स्थान में जाकर भोजन जाकर इकट्ठा हो गया, एकत्रित हो गया, और भोजन वहां किस रूप में एकत्रित हुआ है? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में विकसित हुआ है। तो ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा कि हमारे शरीर के अंदर रिजर्व फूड किस रूप में स्टोर होता है? तो किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होता है। और ये ग्लाइकोजेन के फॉर्म में कहाँ स्टोर होता है? वैक्यूल्स में स्टोर होता है, वैक्यूल्स में स्टोर होगा। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या है। तो एनिमल में हमने क्या बताया कि एनिमल में किस रूप में? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, ग्लाइकोजेन के रूप में भोजन स्टोर। ये ना जी, एनिमल में ग्लाइकोजेन के रूप में भोजन स्टोर।
और ये ग्लाइकोजन के रूप में जो भोजन स्टोर हुआ आपको वैक्यूल्स में, ये तो हर सेल में वैक्यूल्स होगा ना। आंख वाली जो सेल होगा उसमें वैक्यूल्स होगा, कान वाली जो सेल होगा उसमें वैक्यूल्स होगा, लीवर वाला जो सेल होगा उसमें वैक्यूल्स होगा, हार्ट वाला जो सेल होगा उसमें वैक्यूल्स होगा, सब में वैक्यूल्स होता है। लेकिन ये कहाँ के वैक्यूल्स में सबसे ज़्यादा स्टोर होता है? यानी हमारे शरीर में भोजन सेल के वैक्यूल्स में तो स्टोर होता ही है, लेकिन किस ऑर्गन के पास सबसे अधिक स्टोर होता है? ग्लाइकोजन भोजन हमारे शरीर के किस ऑर्गन के पास सबसे अधिक स्टोर होता है? तो हम क्या बताएंगे कि सबसे अधिक कहाँ स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। यानी लीवर के पास जो वैक्यूल्स होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन के रूप में भोजन इकट्ठा रहता है। तो ये तो हो गया एनिमल की बात। यही प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि पौधों में भोजन किस रूप में स्टोर होता है, पौधों में भोजन किस रूप में स्टोर होता है, तो ध्यान देंगे आप, मैं पौधों की बात कर रहा हूँ। और आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो लीफ में होता है, पत्तियों में होता है। तो यहाँ पर प्लांट में जो भोजन स्टोर होता है उस प्लांट में स्टोर भोजन को हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। स्टार्च, उसको हम स्टार्च कहते हैं। जैसे देखिए, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मानव है, वो मानव भी अधिक से अधिक 4 से 5 बार भोजन करता है, भोजन को मतलब ग्रहण करता है। 4 से 5 बार हम अधिक से अधिक खाते हैं, है ना, इससे अधिक नहीं खाते हैं। 4 से 5 बार तक हम भोजन करते हैं, लेकिन हमको एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो 24 आवर है। तो भोजन हम 4 से 5 बार ही करते हैं और एनर्जी हमको 24 घंटा कैसे मिल जाता है? तो ये तभी मिल पाएगा जब वो भोजन हमारे शरीर के अंदर क्या होगा? स्टोर होगा। कहाँ स्टोर हुआ हमारे शरीर के अंदर? कहाँ पर स्टोर हो रहा है? तो एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हुआ, और ग्लाइकोजन के रूप में सबसे अधिक भोजन कहाँ स्टोर हुआ? लीवर में स्टोर हुआ, यकृत में स्टोर हुआ। उसी प्रकार जो पौधे हैं, पौधे भी तो केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। तो रात में उनको एनर्जी की आवश्यकता है ना, तो वो भी अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं। और जो पौधे अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टार्च। उसको हम कहते हैं स्टार्च। अब ये स्टार्च के रूप में पौधे अपना भोजन सबसे अधिक कहाँ स्टोर करके रखते हैं? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है पत्तियों में, सबसे अधिक पत्तियों में होती है। लेकिन यहां पर भोजन सबसे अधिक पौधों में कहां स्टोर होता है? तो भोजन सबसे अधिक स्टोर होता है रूट पार्ट में, यानी पौधों की जड़ में। पौधों में सबसे अधिक भोजन कहां स्टोर होता है? जड़ में। उसी तरह से जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स का मतलब क्या हो गया? कीड़े मकोड़े। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके अंदर जो भोजन संचित होता है, जो स्टोर होता है, उस संचित भोजन को हम क्या कहते हैं? तो कीड़ों मकोड़ों के अंदर संचित भोजन को हम कहते हैं काइटिन। कीड़े मकोड़ों के अंदर संचित भोजन को हम क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। और ये काइटिन के रूप में इस कीड़े मकोड़ों के अंदर भोजन सबसे अधिक कहाँ स्टोर होता है? किस ऑर्गन के पास स्टोर होता है? तो ये होता है आउटर लेयर। जो कीड़े मकोड़ों का आउटर लेयर होता है उसमें सबसे अधिक भोजन स्टोर होता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि एनिमल में भोजन किस रूप में स्टोर होता है? तो हम लोगों के शरीर में भोजन किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन के रूप में भोजन कहाँ स्टोर होता है सबसे अधिक हमारे शरीर के अंदर? तो सबसे अधिक स्टोर होता है कहाँ पर? लीवर में। और ये सेल के पास है, लीवर वाली सेल के पास, मतलब लीवर वाली सेल के पास सबसे अधिक स्टोर हुआ। लीवर वाली सेल में कहाँ स्टोर हुआ? कोशिका के किस अंग के अंतर्गत स्टोर हुआ? तो कोशिका के किस पार्ट में? वैक्यूल्स वाले पार्ट में स्टोर हुआ। ऑर्गन पूछेगा तो क्या बताएंगे? लीवर। सेल के कंपोनेंट को पूछेंगे तो क्या बताएंगे? वैक्यूल्स के पास स्टोर।
अब देखिए यहाँ पर प्लांट की मैं बात किया, प्लांट में भोजन किस रूप में स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में, और स्टार्च के रूप में सबसे अधिक कहाँ स्टोर होता है? रूट वाले पार्ट में। तो रूट हो गया उसका ऑर्गेन, पौधों का रूट क्या हो गया? इसको ऑर्गेन हो गया, उसका एक अंग हो गया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि रूट के जो कोशिका होते हैं, रूट की जो कोशिकाएं हैं, उस कोशिका के किस कंपोनेंट के पास, क्या बताएंगे यहाँ भी? वैक्यूल्स के पास। उसी प्रकार जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट में जो भोजन स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। और ये काइटिन के रूप में भोजन सबसे अधिक कीड़े मकोड़ों में कहाँ स्टोर होता है? उसके आउटर लेयर में, उसके बॉडी का जो आउटर लेयर, जो बाहरी परत होता है, उसमें सबसे अधिक स्टोर होता है। उस बाहरी परत के जो कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिका के किस में? वैक्यूल्स में स्टोर होती है। तो ये आपका हो गया वैक्यूल्स के बारे में जानकारी। आपसे ये प्रश्न पूछा है कि वैक्यूल्स लार्जर किस में होता है? क्या बताएंगे? प्लांट सेल में। छोटा किस में होता है? एनिमल सेल में। अब उसके बाद इसका एक और पार्ट बचा हुआ है, प्लास्टिड। आइए उसको भी देखें। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड, प्लास्टिड जिसको हम कहते हैं लवक। पहला प्रश्न, किस प्लास्टिड की खोज किसने की? क्या बताएंगे? हैकल। प्लास्टिड की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हैकल साहब थे। दूसरा आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि प्लास्टिड किस में पाया जाता है, यानी एनिमल सेल में या फिर प्लांट सेल में? तो यहां पर लिखेंगे इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। यह केवल पौधों की कोशिकाओं में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड बिल्कुल नहीं पाया जाता है, यह केवल किस में पाया जाता है? पौधों के सेल में पाया जाता है। अब इस प्लास्टिड का काम क्या है? तो यह प्लास्टिड ही पेड़ पौधों के फलों को, फूलों को, उसके पत्तियों को रंग देने का काम करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कलरिंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल, यानी पौधों की कोशिका का रंग देने वाला भाग, रंग देने वाला भाग, वो भाग जो रंग देने का काम करता है। अब ये प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप का होता है, ध्यान देंगे। ये प्लास्टिड 3 टाइप का हो गया। कौन कौन? तो एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा हो गया आपको ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरे नंबर पर आपका जाता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है पहले यहां पर देखिए। क्लोरोप्लास्ट का मतलब हिंदी में होता है पर्णहरित, पर्णहरित। जो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है उसको हिंदी में क्या नाम देते हैं? पर्णहरित। इसको कहते हैं श्वेत वर्णक। ल्यूको का मतलब हमेशा होता है श्वेत से ही, श्वेत वर्णक। और क्रोमोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं पर्णरहित, पर्णरहित। इस क्रोमोप्लास्ट में एक कलरिंग पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसको हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब देखिए यहां पर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ये एक पिगमेंट है जो कलर देने का काम करता है। और ये किस कलर को देने का काम करता है? तो ये ग्रीन कलर को देने का काम करता है। यानी पेड़ पौधों में जो हरा रंग होता है वो हरा रंग किस पिगमेंट के चलते होता है? वो क्लोरोफिल पिगमेंट के चलते होता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट किस प्रकार के प्लास्टिड में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में पाया जाता है, जो पौधों को हरा रंग देने का कार्य करता है। अब आपसे यही पूछा जाएगा कि जो हरा रंग देने का जो ये काम करता है
वो किसको किसको हरा रंग देने का काम करता है? तो यह देने का काम करेगा लीफ को, पत्तियों को, यह देने का काम करेगा फ्रूट को, यह देने का कार्य करेगा फ्लावर को। तो पौधों के पत्तियों में, फलों में और फूलों में जो हरा रंग होता है वो हरा रंग किस प्रकार के पिगमेंट के चलते होता है? क्लोरोफिल के चलते होता है। किसी भी वस्तु का उसका कलर उसके पिगमेंट पर ही निर्भर करता है कि उसके पिगमेंट के चलते ही होता है। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट किस प्रकार के प्लास्टिड में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में पाया जाता है, जो पेड़ पौधों में हरा रंग देने का कार्य करता है। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे और क्या प्रश्न पूछा जाएगा। यही क्लोरोफिल जो पत्तियों में मौजूद होता है, या जो फ्लावर में हो गया या जो फ्रूट में हो गया, इस क्लोरोफिल के चलते ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बारे में सुने होंगे। पौधे जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो पौधों का स्वयं भोजन बनाना तभी संभव हो पाएगा जब उनको सूर्य का प्रकाश मिले। सूर्य का प्रकाश जब उनको मिलेगा तो सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगी। तो आपको पता है कि पौधे जड़ से क्या लेते हैं? H2 यानी जल लेते हैं। जड़ से उनको जल मिल गया, चूंकि जड़ के अंदर दो प्रकार के उसके टिश्यू होते हैं, एक जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम पेड़ पौधों के जल लेकर जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों में ही प्रकाशण की क्रिया होती है। तो H2O, और यहां से एक और चीज क्या लिया गया? तो यहां से लिया गया CO2। एनवायरनमेंट से क्या लिया गया? CO2। और इन दोनों को लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरह होगा? तो यहां पर फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होगी तो यहां इसको चाहिए सनलाइट। पत्तियों पर क्या पड़ना चाहिए? सनलाइट। और ये सनलाइट पत्तियों पर पड़ेगा, लेकिन उस पत्तियों के अंदर कौन सा पिगमेंट होना चाहिए? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल पिगमेंट होगा तभी जाकर पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ पर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ये ग्लूकोज कैसे बनता है? तो देखिए C6H12O6 ये निर्मित किया गया, ग्लूकोज का निर्माण किया गया, यानी पत्तियों ने अपना भोजन बना लिया पौधों के लिए। तो ये भोजन बन गया। और इस भोजन के बनने के दौरान और कौन सी चीज़ें बनी? तो यहाँ पर O2 भी गैस बना, जिस O2 गैस की रिक्वायरमेंट पौधों को यहाँ पर नहीं है, तो ये वातावरण में इस ऑक्सीजन गैस को छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ बना, जल। इस जल की तो रिक्वायरमेंट पौधों को होती है, जल की आवश्यकता पड़ती है भोजन बनाने के लिए, तो उसको तो वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन O2 को ये क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, और इसी O2 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के दौरान। तो यहाँ पर देखें, ये क्लोरोफिल अगर नहीं रहता तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती पत्तियों में। अब जब क्लोरोफिल पत्तियों में है और इस पत्ती के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो याद रखेंगे इस क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाया जाता है, जिस धातु को हम कहते हैं मैग्नीशियम। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? मैग्नीशियम। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी धातु उत्पन्न होती है? मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल में होता है वो करता क्या है? सूर्य का प्रकाश जब बहुत तेज पत्तियों के ऊपर पड़ता है तो उस प्रकाश के चलते पत्तियां जल भी सकती है। लेकिन ये मैग्नीशियम क्या करता है? ये मैग्नीशियम पत्तियों को कूलिंग प्रदान करता है, उसको ठंडक प्रदान करता है। इस मैग्नीशियम के चलते ही पत्तियों को नमी प्राप्त होता है, और इस नमी प्राप्त होने के चलते ही पत्तियां जल नहीं पाती हैं। तो बहुत बड़ा यूज है यहाँ पर मैग्नीशियम का। ये मैग्नीशियम किसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट में पाया जाता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट किस प्रकार के प्लास्टिड में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और इसी के चलते पत्तियों का रंग, फलों का रंग, फूलों का रंग कैसा होता है? तो ये आपको हरा रंग होता है। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये क्या है? तो ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। ये पत्तियों को या फूलों को व्हाइट रंग प्रदान करने का काम करता है। पत्तियों के अंदर या फलों के अंदर या फूलों का जो व्हाइट रंग होता है वो व्हाइट रंग किसके चलते होता है? ल्यूकोप्लास्ट के चलते होता है।
अब क्लोरोप्लास्ट में देखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्या है कि सफेद रंग को और ग्रीन रंग को छोड़कर, सफेद और ग्रीन रंग को छोड़कर बाकी जितने भी पौधों में कलर प्राप्त होते हैं वो किस प्लास्टिड के चलते? क्रोमोप्लास्ट के चलते। जैसे अगर पूछा जाए कि एग्जाम्पल दीजिए, तो जैसे एग्जाम्पल क्या देंगे हम? गाजर, नाम सुने हैं? गाजर का जो रेड रंग होता है वह किसके चलते होता है? कैरोटीन के चलते। गाजर का रेड रंग किसके चलते? कैरोटीन के चलते। उसी प्रकार से पूछा जाएगा कि सूर्यमुखी, सूर्यमुखी, सूर्यमुखी का जो पीला रंग होता है वह किसके चलते होता है? ज़ैंथोफिल के चलते, ज़ैंथोफिल के चलते, ज़ैंथोफिल के चलते। आपसे पूछा जाएगा कि टमाटर का रेड रंग किसके चलते होता है? लाइकोपिन के चलते, ल्यूकोपिन के चलते होता है टमाटर का रेड रंग। तो बाकी जो भी कलर होता है, ग्रीन और सफ़ेद कलर को छोड़कर बाकी पौधों में जो भी कलर प्राप्त होते हैं वह किस प्लास्टिड के चलते होता है? क्रोमोप्लास्ट के चलते होता है। अब यहाँ पर देखें, अगर पूछा जाएगा कि कैरोटीन गाजर का क्या है, तो यह एक पिगमेंट है जो गाजर को रंग प्रदान करने का काम किया। कैरोटीन एक पिगमेंट हुआ जो गाजर को रेड रंग प्रदान करता है, और ये पिगमेंट किसके चलते प्राप्त हुआ? तो क्रोमोप्लास्ट के चलते प्राप्त हुआ। क्रोमोप्लास्ट में किस प्रकार का पिगमेंट पाया गया? कैरोटीन पाया गया पिगमेंट, और इस पिगमेंट ने गाजर को कैसा रंग दिया? लाल रंग दिया। उसी प्रकार से पूछा जाएगा कि इस प्लास्टिड के अंदर ज़ैंथोफिल भी, ज़ैंथोफिल हो गया, ज़ैंथोफिल क्या है? पिगमेंट है जो सूर्यमुखी को कैसा रंग दिया? पीला रंग दिया। तो ये पीला रंग देने वाला पिगमेंट ज़ैंथोफिल ये किस प्रकार के प्लास्टिड में पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। उसी प्रकार से टमाटर को लाल रंग देने वाला जो पिगमेंट है ल्यूकोपिन, ये ल्यूकोपिन जो है पिगमेंट, ये किस में पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड में पाया जाता है। तो ये आपका टोटल रहा सेल के कंपोनेंट के बारे में चर्चा। अब मैं अगली क्लास में एक और मैं क्लास लूँगा सेल का, जिसमें मैं सेल डिवीज़न की चर्चा करूँगा। सेल डिवीज़न किस प्रकार से होता है, कितने टाइप का सेल डिवीज़न होता है, उस सेल डिवीज़न से संबंधित सारे प्रश्नों को हम एक अलग चैप्टर में देखेंगे। तब तक मैं चाहूँगा कि जो सेल चैप्टर जो आपका समाप्त मैंने अभी किया है 1 से लेकर 5 वीडियो तक को आप देखिए। उस वीडियो से आप अपने नॉलेज को बेहतर कीजिए और अधिक से अधिक छात्रों के बीच वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे छात्र भी लाभान्वित हो सकें। तो फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।